Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of trial of the cases by magistrate under CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट सीआरपीसी के अंदर जो इसका रेलेवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 241 से सेक्शन 249 ए तक है। सेक्शन 241 से 249 ए तक इस टॉपिक को डील करते हैं। सीआरपीसी के अंदर अगर हम ट्रायल की बात करें तो डिफरेंट ट्रायल्स बताए गए हैं। 3 किस्म के ट्रायल हैं जिनमें सबसे पहला हमारे पास आता है ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, सेकेंड ट्रायल आता है समरी ट्रायल और थर्ड ट्रायल आता है ट्रायल बाय द सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। वन बाय वन हम इन ट्रायल्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस है ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, लेकिन सेक्शन वाइज इसको डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि ट्रायल से पहले की सिचुएशन क्या थी। अगर हम देखें तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो उसके बाद 2 तरह की सिचुएशन आती हैं। एक तो उसी ऑफेंस से रिलेटेड एफआईआर लॉन्च की जाती है और दूसरी कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। एफआईआर के केस में क्या हुआ, जब पुलिस स्टेशन कंसर्न पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर हुई उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। इन्वेस्टिगेशन का बेसिक पर्पस है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कलेक्ट करना और जैसे ही एविडेंस कलेक्ट हो गए, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो सबूत इकट्ठे किए उसके बाद वो अपनी एक चालान शीट तैयार करेगी और चालान शीट को पुलिस थ्रू प्रोसिक्यूशन कोर्ट में सबमिट कराएगी फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल। ये प्रोसिक्यूशन के थ्रू जब कोर्ट में सबमिट कर देती है तो उसके बाद फिर फर्दर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ये तो एफआईआर का केस आ गया। दूसरी सिचुएशन हमारे पास आती है कंप्लेंट। अगर कहीं ऑफेंस कमिट हुआ और कोई बंदा जाके कंसर्न मैजिस्ट्रेट को कंप्लेन कर देता है, उसके बाद मैजिस्ट्रेट अपनी फर्दर इंक्वायरी स्टार्ट करता है और जैसे ही ये इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ये ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले का बैकग्राउंड आपको बताया है कि ट्रायल से पहले क्या क्या सिचुएशंस अराइज होती हैं। अब ये जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस किया है ये सारा जो एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन ये सब क्यों होता है, ताकि टू क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द कमिशन ऑफ द ऑफेंस। पहले तो हमने देखना है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो फिर ऑफेंस किस तरह से कमिट किया है, वहाँ से जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कलेक्शन होती है उसके बाद हमारा मेन पर्पस आ जाता है कि अब ये जो ऑफेंस कमिट किया है ये किसने कमिट किया है। इन ऑर्डर टू रीच द ऑफेंडर ऑफ द केस हम ट्रायल करते हैं। कोर्ट में ट्रायल इसलिए चलता है ताकि आप ऑफेंडर तक पहुंच सकें कि ऑफेंस किसने कमिट किया है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको सेक्शन वाइज। सीआरपीसी के अंदर आप देखें तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 241। सेक्शन 241 बेसिकली क्या कहता है, प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ द केसेस। यानी कि इस सेक्शन में सिंपली ये बताया है दैट द प्रोसीजर विच इज गिवन इन दिस चैप्टर शैल बी फॉलोड और शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन ट्रायल ऑफ द केसेस। हमारा असली ट्रायल स्टार्ट कहाँ से होता है, सेक्शन 241 ए से। सेक्शन 241 ए कहता है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट एंड डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज्ड। अब इस सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट से क्या मुराद है कि जितने भी ट्रायल से पहले की जितनी भी स्टेटमेंट्स जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक्यूज्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई थी, जो इंक्वायरी हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या उस इंक्वायरी के टाइम पे जितने भी सबूत इकट्ठे किए गए थे, जितने भी एविडेंस कलेक्ट हुए थे, विटनेसेस आए थे, वो सारी चीज़ें हम सप्लाई करेंगे एक्यूज को जिस पर एलिगेशंस लगाई गई है। यानी कि बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज इट इज़ द राइट ऑफ द एक्यूज टू बी सप्लाइड विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट टू द केस। जिस केस से रिलेटेड उस पर एलिगेशन
लगाई गई हैं उस केस से रेलेवेंट तमाम डॉक्यूमेंट्स उसको दिए जाएंगे। यानी कि जो आपकी एफआईआर लॉन्च हुई थी उस एफआईआर की कॉपी, जितने एविडेंस कलेक्ट हुए थे या जितनी भी 161 की जो स्टेटमेंट थी वो उन तमाम स्टेटमेंट्स की एक एक कॉपी एक्यूज को दी जाएगी। और एफआईआर के केस में ये तमाम चीज़ें एक्यूज को कौन प्रोवाइड करेगा? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस टू प्रोवाइड ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज, ताकि वो अपना डिफेंस कर सके। दूसरी सिचुएशन हमने क्या की थी? कंप्लेंट। तो कंप्लेंट की सूरत में जो हमारा कंप्लेनेंट है उसकी ये ड्यूटी है, उसकी ये फर्ज बनता है कि वो एक्यूज तक तमाम रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी पहुंचाएगा। और जैसे ही एक्यूज को ये कॉपीज मिलेंगी तो इनके थ्रू वो अपना डिफेंस फिर कोर्ट में करेगा, यानी कि खुद को डिफेंड करेगा कि आया उसने ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया। इस सब का आंसर देगा एक्यूज। लेकिन अब जो हमने ये बातें की हैं कि ये जो सारे डॉक्यूमेंट सप्लाई करने हैं, सेक्शन 241A क्या कहता है कि विद इन 7 डेज एक्यूज्ड को ये तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पुलिस and the complainant to provide the documents and statement to accused within 7 days। उसके बाद क्या हुआ? अब जब ये डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो उसके बाद आता है चार्जेस टू बी फ्रेम्ड, यानी कि जब एक्यूज्ड कोर्ट के सामने बिफोर मैजिस्ट्रेट उसको पेश किया जाता है, वो कोर्ट के सामने आता है, तो उसके ऊपर क्या होगा? एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम होगा, यानी कि फर्दे जुर्म आयद किया जाएगा उस ऑफेंस से रिलेटेड जिस ऑफेंस की उस पर एलिगेशंस लगाई गई हैं। मीन्स टू से दैट अ फॉर्मल चार्ज शैल बी फ्रेम्ड रिगार्डिंग द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज्ड। यानी कि जब फर्दे जुर्म आयद हो जाता है तो उसके बाद दो तरह की सिचुएशन अराइज होती हैं। और वो दो तरह की सिचुएशन क्या है कि जैसे ही एक्यूज को बताया जाता है कि आप पर इस ऑफेंस से रिलेटेड एलिगेशंस लगाई गई हैं, क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? तो या तो एक्यूज उन एलिगेशंस को एक्सेप्ट करता है या उन एलिगेशंस को डिनाई करता है। और लॉ की लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है कि या तो एक्यूज प्लीड गिल्टी करता है या नॉट टू प्लीड गिल्टी। प्लीड गिल्टी का क्या मतलब है कि वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर देता है। मीन्स टू से कि वो इकबाले जुर्म कर लेता है, यानी कि जो इल्ज़ामात उस पर लगाए गए हैं वो उनको अपने जुर्म को कबूल कर देता है। और जैसे ही वो इकबाले जुर्म करता है तो उसके बाद फर्दर ट्रायल की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि फर्दर ट्रायल नहीं चलाया जाता और इस इकबाले जुर्म की वजह से एक्यूज्ड को कन्विक्ट कर दिया जाता है। उसके बाद एक्यूज्ड की कन्विक्शन होती है। और ये जो हमने प्लीड गिल्टी की बात की है ये होती है अंडर सेक्शन 243, जो कि डील करता है कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन। यानी कि अगर कोई एक्यूज्ड एडमिट कर देता है कि उसने वो ऑफेंस कमिट किया है जिसके लिए उसे चार्ज किया गया है, तो उस सूरत में उसके इस एडमिशन को रिकॉर्ड कर दिया जाता है एज नियरली एज पॉसिबल। और वो जो इसका एडमिशन रिकॉर्ड किया जाता है वो उसी वर्डिंग में रिकॉर्ड किया जाता है जिस वर्डिंग में वो बता रहा होता है, यानी कि जो अल्फाज वो एक्यूज्ड यूज़ कर रहा है वही अल्फाज इन राइटिंग वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। बट इफ़ ही शोज, मीन्स टू से इफ़ द एक्यूज्ड शो नो सफिशिएंट कॉज कि उसको कन्विक्ट नहीं करना चाहिए, तो फिर मैजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट कर देता है। ये तो पहली सिचुएशन आ गई। दूसरी सिचुएशन आती है नॉट टू प्लीड गिल्टी, यानी कि जब वो इकबाले जुर्म नहीं करता, अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं करता और वो कहता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया, तो उस सूरत में अंडर सेक्शन 244 प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। सेक्शन 244 क्या कहता है? प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड, जब कोई भी एडमिशन नहीं किया जाता, जब वो अपने ऑफेंस को एडमिट नहीं कर रहा, तो उस सूरत में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा ये सेक्शन 244 में बताया गया है। लेकिन इसको समझने से पहले जो हमने प्लीड गिल्टी वाली बात की, जब हमने कहा कि एक्यूज्ड एडमिट कर लेता है कि मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है,
तो जस्ट उसके एडमिशन पर उसे कन्विक्शन नहीं दी जाती, बल्कि लॉ क्या कहता है, दैट अक्यूज्ड पर्सन शैल नॉट बी कन्विक्टेड स्ट्रेट अवे ऑन प्ली ऑफ गिल्टी मेड बाय द अक्यूज्ड। ट्रायल कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है, ट्रायल कोर्ट क्या करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी एक्यूज्ड को, यानी कि उसे एक शोकॉज नोटिस इशू करेगी। और उस शोकॉज नोटिस इशू करने का मतलब क्या होगा कि वो जो एलिगेशंस उस पर लगाई गई हैं वो उनको आके कोर्ट में बताए, यानी कि मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट इन द वर्ड्स प्लीड गिल्टी ये सफिशिएंट नहीं है कन्विक्शन के ऑर्डर के लिए, बल्कि कन्फेशन की कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता है कि रिकॉर्ड पर शो करने के लिए कोई चीज़ नहीं होती प्लीड गिल्टी करने के बाद, तो उसके बाद उसको उसी कन्फेशनल स्टेटमेंट के ऊपर कन्विक्शन दे दी जाती है कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये बात माइंड में रखनी है कि कन्फेशन स्टेटमेंट से पहले उसे एक शोकॉज नोटिस लाजमी इशू किया जाता है। अब आ जाते हैं अपनी उसी सिचुएशन के ऊपर जब प्लीड गिल्टी नहीं होता। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर मैजिस्ट्रेट एक्यूज को कन्विक्ट नहीं करता अंडर सेक्शन 243 और एक्यूज कोई एडमिशन नहीं करता, तो फिर क्या है, हमारा ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। और ट्रायल स्टार्ट होने के साथ फिर मैजिस्ट्रेट कहता है कि जाओ अपने फेवर में कोई एविडेंस लेकर आओ, तुम साबित करो कि तुमने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया। तो फिर एक्यूज्ड अपने विटनेसेस, अपने एविडेंसेस कोर्ट में लाता है एज पर सेक्शन 244। सेक्शन 244 क्या कहता है कि मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, फिर दोनों पार्टीज को सुनेगा। दोनों पार्टीज अपने अपने एविडेंसेस, अपने अपने विटनेसेस कोर्ट में पेश करेंगी और अपना अपना डिफेंस करेंगी। तो मैजिस्ट्रेट प्रोसिक्यूशन साइड से भी एविडेंस को सुनेगा और वो एक्यूज्ड की साइड से भी एविडेंसेस को रिकॉर्ड करेगा और फिर जाकर वो किसी फैसले पर पहुंचेगा। अब जब एविडेंसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं तो मैजिस्ट्रेट एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद एज पर सेक्शन 244 अगर उसको लगता है, एक्यूज्ड को एग्जामिन करने के बाद, उसके विटनेसेस को एग्जामिन करने के बाद अगर उसे लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तो फिर वो उसके एक्विटल का ऑर्डर दे देता है अंडर सेक्शन 245। यानी कि एविडेंसेस रिकॉर्ड करने के बाद मैजिस्ट्रेट को ये लगा है कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया और इस पर जो ये इल्ज़ाम लगाया गया है वो गलत है, तो फिर वो उसे रिहा कर देगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 245A। सेक्शन 245A डील करता है प्रोसीजर इन केस ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन। सेक्शन 245 कह रहा है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन की कोई सिचुएशन अराइज हो जाती है तो तब क्या प्रोसीजर होगा। तो लॉ ये कहता है कि अगर तो कोई प्रीवियस कन्विक्शन जनरल केसेस में है, आम केसेस में है, फिर तो वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि प्रीवियस बैड कंडक्ट जो है वो रेलिवेंट नहीं है। अगर गुड कंडक्ट है तो वो रेलिवेंट हो सकती है, बट प्रीवियस बैड कंडक्ट इज इररेलेवेंट। लेकिन अगर तो जो प्रीवियस कन्विक्शन है वो पाकिस्तान पीनल कोड के चैप्टर 12 और चैप्टर 17 में दिए गए ऑफेंसेस में से अगर कोई ऑफेंडर या एक्यूज्ड कोई ऑफेंस कमिट करता है, फिर तो प्रीवियस कन्विक्शन रेलिवेंट है। अब उसका जिक्र करना ज़रूरी है, लेकिन अगर वो बंदा रिफ्यूज़ कर देता है कि मेरे ऊपर तो कोई प्रीवियस कन्विक्शन है ही नहीं, मुझे तो पहले सज़ा सुनाई ही नहीं गई, तो फिर कोर्ट ये कहेगी कि अब एविडेंसेस लाए जाएं कि क्या ये प्रीवियसली कन्विक्टेड था या नहीं। तो एविडेंसेस की जब बारी आई तो प्रीवियस जजमेंट आ जाती है हमारे पास, और प्रीवियस जजमेंट को देखते हुए कोर्ट फिर क्या करेगी, ये देखेगी कि ये बंदा तो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, तो फिर वो उसकी सज़ा को बढ़ा देगी इस केस के साथ रिलेट करते हुए। उसके बाद आता है हमारे पास सेक्शन 247। सेक्शन 247 और 248 को हम क्लब करके डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें दो चीज़ों की बात की गई है। सेक्शन 247 कहता है नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इन केस कि जब कंप्लेनेंट ही कोर्ट में नहीं आता, और सेक्शन 248 डिस्कस कर रहा है विड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट। ऐसी सिचुएशन जब कंप्लेनेंट फाइनल जजमेंट पास होने से पहले अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर देता है, तो तब क्या होता है। तो पहली चीज़ क्या है, नॉन अपीयरेंस ऑफ द कंप्लेनेंट इन केस अगर कंप्लेनेंट को जो है वो समन इशू हो चुके हैं और वो जिस डेट पर हियरिंग थी वो उस डेट पर नहीं आता, एब्सेंट हो जाता है, तो
कोर्ट के पास ये राइट है कि वो एक्यूज्ड को एक्विट कर सकता है। लेकिन तो अगर केस किसी ऐसे ऑफेंस से रिलेटेड है जो नॉन बेलेबल था और कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो उस सूरत में कंप्लेनेंट की एब्सेंट से केस खत्म नहीं होगा, यानी कोर्ट एक्यूज को एक्विट नहीं करेगी, बल्कि कोर्ट प्रोसिक्यूशन को कहेगी, प्रोसिक्यूटर को कहेगी कि अब इस केस को फर्दर चलाया जाए, भले कंप्लेनेंट प्रेजेंट नहीं है, लेकिन चूंकि ये ऑफेंस नॉन बेलेबल है और कॉग्निजेबल है, लिहाजा इसका चलना ज़रूरी है। जनरली क्या होता है कि अगर कंप्लेनेंट एब्सेंट हो जाए तो कोर्ट क्या करती है, सेक्शन 249 की पावर्स को यूज़ करते हुए वो प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देती है, यानी प्रोसीडिंग्स पर स्टे लगा देती है कि जब कंप्लेनेंट प्रेजेंट होगा तो फिर इस प्रोसीडिंग्स को फर्दर चलाया जाएगा। यहाँ प्रोसीडिंग्स को स्टॉप करने का मतलब ये नहीं होता कि केस ख़त्म कर दिया है, बल्कि एक्यूज्ड आता है और कोर्ट को 249 के अंडर एप्लीकेशन देता है कि चूंकि कंप्लेनेंट नहीं है लिहाजा मुझे एक्विट कर दिया जाए। लेकिन ये जो एक्यूज्ड का एक्विटल होता है ये बिल्कुल बेल की तरह कंसिडर किया जाता है कि जब कभी भी कोर्ट उसे बुलाएगी तो वो कोर्ट के सामने पेश होगा, उसे हमेशा के लिए रिहाई नहीं मिलती बल्कि वक्ती रिहाई मिलती है कि जब कंप्लेनेंट कोर्ट में आएगा तो ये केस वहीं से चलेगा। उसके बाद आता है हमारी इस ट्रायल का लास्ट सेक्शन है जो कि है सेक्शन 249A, जो कि डील कर रहा है पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट टू एक्विट द एक्यूज्ड एट एनी स्टेज। अब यहाँ क्या बताया है, मैजिस्ट्रेट की पावर्स बताई गई हैं कि वो केस के किसी भी स्टेज पर एक्यूज्ड को एक्विट कर सकती है। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो क्या है कि बात तो एक्विटल की हो रही है, लेकिन यहाँ कहीं भी ट्रायल का जिक्र नहीं किया गया, बल्कि क्या कहा गया है कि केस के किसी भी स्टेज पर रिहा कर सकती है। अब केस कहाँ से शुरू हुआ था, एफआईआर लॉन्च हुई थी और या फिर मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट की गई थी, कंप्लेनेंट ने कंप्लेन की थी। तो अगर तो मैजिस्ट्रेट को ये लगता है कि प्रोसिक्यूटर और एक्यूज्ड को सुनने के बाद अगर उसे ऐसा लगता है दैट देयर आर नो रीजनेबल ग्राउंड एंड देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड, तो उस सूरत में वो क्या करेगा, वो एक्यूज्ड को केस के किसी भी स्टेज पर रिहा कर सकता है अगर उसको लगता है कि एविडेंसेस रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, एक्यूज पर जो एलिगेशंस लगाई गई हैं उसके लिए सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा, एक्यूज्ड को केस के किसी भी स्टेज पर एक्विट कर देगा सेक्शन 249A की पावर्स को यूज़ करते हुए। सो हमने डिस्कस किया ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। अगर हम अपनी इस वीडियो को समराइज करें तो सिंपली आप सबको ये याद होना चाहिए कि जब भी इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चालान शीट को कोर्ट में सबमिट होगी तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ आती है सप्लाई ऑफ द डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 242। डॉक्यूमेंट सब एक्यूज्ड को देने के बाद फिर फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस होती है, फर्द जुर्म आयद होता है। डॉक्यूमेंट्स जो सप्लाई होते हैं वो सेक्शन 241A के अंडर होते हैं, जबकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होगी सेक्शन 242 के अंदर, चार्ज शीट फ्रेम होगी। उसके बाद या तो एक्यूज प्लीड गिल्टी कर लेता है या नॉट टू प्लीड गिल्टी करता है। जब वो प्लीड गिल्टी कर लेता है तो सेक्शन 243 के अंडर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं करता तो सेक्शन 244 के अंदर दिया गया प्रोसीजर फॉलो होता है। फिर उसके बाद एविडेंसेस रिकॉर्ड होती हैं, विटनेसेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, और अगर विटनेसेस और एविडेंसेस को देखते हुए अगर मैजिस्ट्रेट को ये लगता है अंडर सेक्शन 245 के एक्यूज ने ये ऑफेंस कमिट नहीं किया तो फिर वो उसकी रिहाई का ऑर्डर दे देता है, और अगर उसे लगता है कि ऑफेंस कमिट किया है तो फिर वो उसको कन्विक्ट करेगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 245A के प्रीवियस कन्विक्शन के केसेस में क्या होता है, और सेक्शन 247 में हमने क्या कहा कि अगर कंप्लेनेंट जो है वो एब्सेंट हो जाता है, वो कोर्ट में अपीयर नहीं होता, तो उस सूरत में प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर दिया जाता है, या फिर अगर कंप्लेनेंट अपनी कंप्लेंट को विड्रॉ कर लेता है तो प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन अगर कहीं नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हुई है तो उस सूरत में प्रोसीडिंग्स को स्टॉप नहीं किया जाएगा, भले कंप्लेनेंट प्रेजेंट ना हो, लेकिन केस हमारा बिल्कुल उसी तरह चलेगा और अपने फाइनल जजमेंट तक पहुंचेगा। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि बेलेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं तो उस सूरत में कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीडिंग्स को स्टॉप कर देगी
करेगी एज पर सेक्शन 249 और प्रोसीडिंग्स को तब रिज्यूम करेगी जब कंप्लेनेंट कोर्ट में प्रेजेंट होगा। और सेक्शन 249A के अंडर मैजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो एक्यूज्ड को केस के किसी भी स्टेज पर एक्विट कर सकता है। सो ये सिंपली था ट्रायल ऑफ द केसेस बाय मैजिस्ट्रेट। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने डिस्कस किया है। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।